दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होता है। ये सेंटीमीटर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेमी है, सेंटीमीटर से कम होता है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल संसार का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा ईतर ध्रुवीय नॉन पोलर मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका में, कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3,50,000 है। कितना है? 3,50,000 है। 3,50,000 नहीं दोस्तों, 35 लाख है। कितना है? 35 इकाई है, 35 लाख है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है कौन है? थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? यहाँ का जनसंख्या घनत्व दोस्तों ध्यान रखिए 83 वर्ग किलोमीटर, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि अन्य मरुस्थलों में जनसंख्या घनत्व जो है 7 तक मिलता है। कितना तक मिलता है? 7 तक मिलता है। यहाँ 83 व्यक्ति जो है पर किलोमीटर है। नेक्स्ट, तकलामकान मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पे? ये चीन में है। तकलामकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग, कहाँ पे? मध्य एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। कहाँ पे? चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन, कहाँ पे है ये दोस्तों? दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर, पश्चिम उत्तर में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा है। पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोबी मरुस्थल स्थित है। तो गोबी मरुस्थल दोस्तों जो है मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे? मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन, गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया, कहाँ पे? दक्षिणी मंगोलिया, उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। यह मरुस्थल उल्टाई पर्वत से घिरा हुआ। किस पर्वत से घिरा हुआ है? उल्टाई पर्वत से। ध्यान रखिए दोस्तों, उल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। यह मरुस्थल उल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। यह मरुस्थल उल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या कहा जाता है? जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? दक्षिण एशिया का दोस्तों जो ध्यान रखिए सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ। कहाँ पे है ये? पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। आटाकामा मरुस्थल चिली में है। ध्यान रखिए,
कामा मरुस्थल दोस्तों जो है चिली में, कहाँ पे है, ये चिली में है। आटाकामा मरुस्थल चिली में है। कोलोराडो, कोलोराडो मरुस्थल जो है कोलोराडो मरुस्थल कहाँ पे है, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल दोस्तों जो है बोत्सवाना नामीबिया एवं दक्षिण अमेरिका में है। नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो चिली में। ये दक्षिण अमेरिका, आटाकामा मरुस्थल दोस्तों ध्यान रखिए दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। यदि चिली नहीं तो दक्षिण अमेरिका में माना जाएगा, में अवस्थित है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। संसार का क्या है, सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा, कौन से पाए जाते हैं, सोडियम नाइट्रेट, तांबा, सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार है। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली स्थित में है। कहाँ पे, दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि कहाँ, उत्तरी चिली में स्थित है। उत्तरी चिली में स्थित है। ये सारी बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कहाँ पे है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, क्या है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में 9 लाख वर्ग किलोमीटर में 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। इस क्षेत्र में बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के भाग सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों जो है अफ्रीका में। कहाँ पे, अफ्रीका में। सवाना घास मैदान, उष्णकटिबंधीय घास मैदान, कौन सा है, उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। कटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मौसमी बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें बीच बीच में झाड़ियाँ और कहीं कहीं पेड़ भी मिलते हैं। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं। कहाँ पे, पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं। सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं। इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन जो कि वेनेजुएला एवं कोलंबिया, ब्राज़ील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है, तो पंपास कहलाता है। पंपास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के घास मैदान है। 7,77,000 वर्ग किलोमीटर, कितने, 7,77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले पंपास घास मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। यह अटलांटिक महासागर से लेकर इंडीज पर्वत तक, कहाँ से, अटलांटिक महासागर से लेकर इंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है तक अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित है। कहाँ पे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत है। पंपास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के घास मैदान है। 7,77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हो। पंपास घास मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। ये अटलांटिक महासागर से लेकर एंडीज पर्वत तक अर्जेंटीना और उरुग्वे में फैला हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से सम्मिलित हैं। तो स्टेपीज दोस्तों जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन है।
टाइगा शीतोष्णकटिबंधीय वन है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थलों क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं लानोज, क्या है लानोज, लानोज कैंपास, कैंपास लानोज कैंपास, सेल्वास, सेल्वास, पार्कलैंड एवं सवेना, पार्क लैंड एवं सवाना, पार्कलैंड एवं सवाना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, क्या है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं प्रेरीज, क्या है इसके प्रेरीज है, प्रेरीज शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्या है, प्रेरीज है, पंपास है, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, ध्यान रखिए दोस्तों ये शीतोष्ण घास के मैदान है। वेल्ड, स्टेपीज, स्टेपीज, स्टेपीज है, क्या है वेल्स, स्टेपीज एवं डाउन्स, डाउन्स ये सब के सब क्या हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। एक बार पुनः देख लीजिए। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं लानोज कैंपास, सेल्वास, पार्कलैंड एवं सवाना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। इसके उदाहरण हैं प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एवं डाउन्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो सवाना दोस्तों जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। पंपाज, वेल्ड, डाउन्स, पंपाज, वेल्ड, डाउन्स ये सभी क्या हैं शीतोष्ण घास के मैदान हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य या आसपास पाया जाता है। इसके उदाहरण क्या हैं लानोज कैंपास, सेल्वास, लानोज, लानोज कैंपास, सेल्वाज, पार्कलैंड एवं सवाना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एवं डाउन्स हैं। नेक्स्ट, अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान स्थित है, तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। पंपास घास का मैदान मुख्यतः दक्षिण अमेरिका देश, कहाँ पे दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना में अवस्थित है, परंतु इसका कुछ विस्तार उरुग्वे एवं ब्राज़ील में भी, कहाँ पे है उरुग्वे एवं ब्राज़ील में भी है, कहाँ पे ब्राज़ील में भी है। मुख्यतः अवस्थित के आधार पर पंपास अर्जेंटीना में ही स्थित है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उपयोग की जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित H2O यानी जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट, शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ध्यान रखिए इसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा किन गैसों का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश के प्रकारों में से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, नीला और लाल। पौधे क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीले तथा लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से करते हैं। नीले तथा लाल रंग का
उपयोग तीव्रता से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। दिन में अथवा रात्रि दोनों में प्रकाश संश्लेषण होता है, ध्यान रखिए। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। प्राकृतिक से पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। परंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में, समुद्री शैवाल जब चंद्रमा के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तथा विद्युत प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, क्या है, नीला प्रकाश है। कौन सा, नीला प्रकाश है। ध्यान रखिए दोस्तों, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश, ध्यान रखिए, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नीले रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। नीले रंग के प्रकाश में यह क्रिया जो है सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। नीले के बाद लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। नीले के बाद लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों जो है पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। पौधों की जड़ों का कार्य क्या है, जल का अवशोषण है, जल का अवशोषण है, पोषक तत्वों का अवशोषण है, पोषक तत्वों का अवशोषण है, पौधों को सहारा प्रदान करना, पौधों को सहारा प्रदान करना, ये सारे काम जो है जड़ों का कार्य है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, श्वसन, जैविक पदार्थ का ह्रास, जैविक पदार्थ का ह्रास, ज्वालामुखी क्रिया, ये सभी के सभी दोस्तों जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है। असली पौधे इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, फंक ने किसका आविष्कार किया था। ये ध्यान रखिए दोस्तों, फंक है। फंक ने किसका आविष्कार किया था, तो विटामिन का आविष्कार किया था 1912 में। कब, 1912 ईस्वी में दोस्तों जो है पोलिश वैज्ञानिक कैसिमर फंक, कौन से, कैसिमर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया था। नेक्स्ट, विटामिन क्या होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में, किसमें, उपापचयी अभिक्रियाओं में, शरीर के उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक कैटलिस्ट की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन फूड से प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप यानी प्लांट करते हैं। कौन करते हैं, पादप करते हैं। अब लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनकी 2 श्रेणियां हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी है, और अन्य जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें, वसा में होती है।
भोजन के वर्ग में वसा फैट में किसमें फैट में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण, किसमें वसा में ऑक्सीजन कम होने के कारण, ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण क्या होता है, अधिक होता है। ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी जारण से 4.0 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। वसा का स्रोत क्या है, जंतु तथा वनस्पति दोनों प्रकार से वसा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं किसके, सोडियम और पोटेशियम के, ये बड़े स्रोत हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इससे क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। जिस सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम महत्वपूर्ण है। सोडियम और पोटेशियम क्या है, महत्वपूर्ण है। सोडियम और पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, जो हृदय की धड़कन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखते हैं। उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, किसके अवशोषण में विटामिन सी जो है मदद करता है, तो लोहे के यानी लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। कैल्शियम में मैग्नीशियम के साथ क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करता है। विटामिन क्या है करता है, विटामिन डी ग्रहण करता है। कैल्शियम और एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम मैग्नीशियम में खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन सी जो है लौह अवशोषण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।